हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में उत्कर्ष बॉटनी। हम पढ़ रहे हैं इसमें इकोलॉजी। आज हम नए टॉपिक जो इकोलॉजी इंट्रोडक्शन चल रहा है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, उसमें हम आज कुछ नियम, कुछ रूल्स और बेसिकली हम आगे आप पढ़ने की कोशिश करेंगे क्लाइमेटिक फैक्टर्स। एक दो चीज़ें और बची हैं इंट्रोडक्शन में, उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। तो एक शब्द होता है हैबिटेट। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हल्का सा हमें याद करना है, उसके बाद डिटेल तो आप आगे आके समझ जाएंगे। एक होता है हैबिटेट और एक होता है निक, NICH, निस। देखिए, हम यहां पर पढ़ने वाले हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जलवायु कारक कौन कौन से हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर्स देखो, तो हैबिटेट्स, आवास भी कहते हैं इसको, हैबिटेट को। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो जब कोई स्पीसीज उस जगह पर पाई जाती है तो ये फिजिकली जिस जगह पर कोई स्पीसीज आवास या स्पीसीज निवास करती है उस जगह को हम कहते हैं हैबिटेट। वहां पर वो स्पीसीज फिजिकल रूप से पाई जाती है। और ये होता है फंक्शनल, यानी कि उस स्पीसीज को उस जगह पर रहने के लिए, जीवित रहने के लिए क्या क्या कार्य करने पड़ेंगे, तो किस तरह से वो अपना भोजन बनाएगा, दूसरे जीवों के साथ कैसे वो सामंजस्य में रहेगा, क्या क्या इंटरेक्शन उसका होगा, बायोटिक एबायोटिक का इंटरेक्शन जो है वो सब आपको यहाँ निक के अंदर देखने को मिल सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि एक पेड़ पर कोई चिड़िया रहती है, तो पेड़ जो है एक वृक्ष, जैसे मान लो ये एक वृक्ष है, एक वृक्ष है, इस वृक्ष पर कोई चिड़िया रहती है या कोई बर्ड पक्षी रहता है, तो ये जो वृक्ष है ना वो तो इसका हो गया आवास, ये इसका आवास है। लेकिन इस जगह पर जीवित रहने के लिए वो और क्या क्या क्रियाएं करता है अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, वो होगा उसका निस या निक। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं इकोलॉजिकल निक और हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट में वो फिजिकली रूप से पाया जाता है और निक के अंदर वो फंक्शनली रूप से एक्टिव होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इसमें जब कोई हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, और जब एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम इकोलॉजी पर ही आ जाते हैं। अगर हम देखें तो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो होते हैं बायोटिक फैक्टर्स और दूसरे होते हैं एबायोटिक फैक्टर्स, यानी कि वायवीय कारक और अवायवीय कारक, अजैविक कारक और जैविक कारक। ठीक है, बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स। अब इनके अंदर तो वो होंगे जो जीवित हैं या जिनके अंदर जीवन पाया जाता है, और सीधी सी बात है हम जानते हैं अजैविक है तो इसके अंदर वो होंगे जिनके अंदर जीवन नहीं होता है, जल है, मृदा है, गैस है, वो सब इसके अंतर्गत स्टडी की जाएंगी। अब आगे और थोड़ा हम बढ़ें तो जितने भी ये जो कारक हैं, इन सभी कारकों को एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है डाबन मायर। डाबन मायर ने इन सभी कारकों को अपनी पुस्तक
प्लांट्स एंड एनवायरमेंट इनकी बुक थी। इस बुक का नाम है प्लांट्स एंड एनवायरमेंट में इन सभी कारकों को 7 भागों में डिवाइड किया, 7 डिवीजन बनाए, 7 डिवीजन। कौन कौन से हैं ये 7 डिवीजन? देखिए, एक तो है प्रकाश, लाइट, जिसको हम कहते हैं प्रकाश। सेकंड इज सॉइल, थर्ड इज तापमान, टेम्परेचर, फोर्थ इज एटमॉस्फेयर या वायुमंडल, फिफ्थ इज वाटर, सिक्स इज अब है बायोटिक फैक्टर्स एंड फायर। तो हम पहले इसको फायर को ले लेते हैं। और 7 इज बायोटिक फैक्टर्स। तो ये 7 भागों में डार्विन वायर ने इन सभी ये जो थे ना, ये 2 प्रकार के बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स, इनको उन्होंने 7 भागों में डिवाइड कर दिया। लेकिन अध्ययन की दृष्टि से हम इनको केवल 4 भागों में ही मान के चलते हैं। 4 भाग कौन कौन से हैं? ये देखिए, ये 4 भाग है। नंबर 1, 4 डिविजन्स ऑफ फैक्टर्स। 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग है जलवायुवीय कारक या क्लाइमेटिक फैक्टर्स। और देखो, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जलवायु कारक वो होते हैं जो एक जगह की कंडीशन जो लंबे समय तक विद्यमान रहती है, वो होती है जलवायु, और कुछ समय के लिए चेंज हो, वो होता है मौसम। ठीक है, तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स में आप सभी जानते ही हैं भाई, इसमें एयर हो जाएगी, यानी कि वायु, लाइट, वर्षा, ठीक है, बिजली कड़कना, ये सब वायुमंडल के अंदर ही आते हैं। ह्यूमिडिटी, ठीक है, वर्षा, प्रेसिपिटेशन, वायुमंडलीय दाब, तो ईटीसी वो सब किसके अंदर आते हैं? ये वायुमंडलीय ये जलवायुवीय कारकों के अंतर्गत ये सब आते हैं। तो हम एक एक करके इन सबको पढ़ने वाले हैं। उसके बाद दूसरा होता है भौगोलिक, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? जो भू आकृति से संबंधित होते हैं। इस एग्जांपल के लिए अक्षांश, ऊंचाई, ढलान, पर्वत, पहाड़, माउंटेन्स, वो सब इसके अंदर आते हैं, यानी कि भू आकृति। अब देखो, अक्षांश का क्या फर्क पड़ता है, ऊंचाई का क्या फर्क पड़ता है, ढलान का क्या फर्क पड़ता है, पर्वत का क्या फर्क पड़ता है, तो इन सब का अध्ययन भी हम इसके अंतर्गत करते हैं। ये कारक भी हमारे इकोलॉजी को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड इज एडेफिक या मृदीय कारक, एडेफिक फैक्टर्स, मृदीय कारक। सॉइल टाइप, सॉइल का प्रकार क्या है, मोस्टली सॉइल स्ट्रक्चर, किस तरह की सॉइल की संरचना है,
वो भी इसके अंदर आती है। उसके अलावा अगर हम और इंक्लूड करें तो सॉइल ऑर्गेनिज्म, वो भी इसमें आ जाएंगे, ऑर्गेनिज्म। और चौथा जो कारक है जो इन सब की रीढ़ की हड्डी है, उससे हम कहते हैं बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स, ठीक। वो तीनों ऊपर वाले ये तो सब हैं एबायोटिक, और यहाँ पर जो है ये सब है बायोटिक। तो बायोटिक के अंदर ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो 4 प्रकार के विभाग बनाए गए हैं जो इकोलॉजी के कारक हैं, या इनको हम वायुमंडलीय कारक, पर्यावरण के कारक सब कहते हैं। हमारा जीवन जो है वो बस इन्हीं कारकों के अंतर्गत है। ये बायोटिक यहाँ पर हम हैं, लेकिन इनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हमारे जीवित रहने में इन सब का बहुत बड़ा योगदान होता है, बिना इनके हम कभी भी जीवित नहीं रह सकते। तो ये थे डिवीजन ऑफ फैक्टर्स, 4 डिवीजन ऑफ फैक्टर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ नियम हैं। और देखो कुछ सिद्धांत हैं जो वायुमंडल को या इस आवास को या इस इकोलॉजी को किसी जीव के साथ इंटरेक्शन को समझाने का प्रयास करते हैं, या हम ये कहें कि ये पूरी तरह से समग्र इंटीग्रेट करते हैं कारकों को जीव के साथ। तो इसमें अनेक सिद्धांत हैं, लेकिन उनमें से 2 सिद्धांत यहाँ पर बहुत प्रचलित हैं। तो पहला सिद्धांत है, तो देखो हेडिंग डालेंगे अपन, पर्यावरणीय कारकों की अवधारणा है, कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल या एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स या एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या कहते हैं? तो पहला कंसेप्ट है इसमें लीबी का न्यूनतम कारक का नियम। लीबिग का न्यूनतम कारक का नियम। लीबिग का न्यूनतम कारक का नियम। तो देखो ये क्या कहता है, लीबिग का न्यूनतम कारक। देखो ये कहता है कि यदि किसी पदार्थ की वृद्धि अनेक कारकों पर निर्भर करती है, अनेक खनिज तत्वों पर ही लगा लीजिए, अनेक खनिज तत्वों पर निर्भर करती है, ठीक है। जब कि हम कहते हैं भाई हमारा जो हम कोई पादप उगाते तो उस पादप को बहुत सारे खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है, तो वो सभी खनिज पदार्थ उसको उपलब्ध होने चाहिए, तब वो पादप अच्छी वृद्धि करेगा। लेकिन यहाँ कहता है लीबिग का न्यूनता का नियम या न्यूनतम कारक का नियम कि किसी पादप की वृद्धि उस कारक पर सबसे ज्यादा डिपेंड करती है जो सबसे कम मात्रा में उपलब्ध होता है, ठीक है। उस कारक पर डिपेंड करती है जो सबसे न्यून मात्रा में या सबसे कम मात्रा में उपलब्ध होता है या उपस्थित होता है। अगर मुझे उस पादप की वृद्धि को बढ़ाना है तो ऑब्वियसली हमें उस कारक को बढ़ाना पड़ेगा, अन्यथा हम बिल्कुल भी पौधे की वृद्धि को नहीं बढ़ा पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो हम बहुत सारे कारक जैसे नाइट्रोजन दे रहे हैं, आयरन दे रहे हैं, ठीक है, कॉपर दे रहे हैं, मॉलिब्डेनम भी दे रहे हैं, और क्या नाम है, मैग्नीशियम दे रहे हैं, लेकिन हम मैग्नीज नहीं दे रहे हैं, ये समझो।
अब ये सब कारक तो उपस्थित है, लेकिन ये हमने लिमिटेड कर दिया है, कम कर दिया है। तो जब कम कर दिया है तो सीधी सी बात है कि ये अपना अपना काम करेंगे, लेकिन जब तक हम इसकी वृद्धि को नहीं बढ़ाएंगे पौधा पूरी तरह से प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो इसे कहते हैं हम न्यूनतम कारक का नियम। एक इसी से संबंधित है जिसको हम कहते हैं ब्लैकमैन का सीमाकारी कारकों का नियम। सीमाकारी कारकों का नियम, लिमिटिंग फैक्टर्स प्रिंसिपल। ये क्या कहता है? देखो, ये कहता है कि जब, जैसा अब हम जहां पर थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के लिए अगर हम देखें तो एक तो हमको चाहिए सनलाइट, एक हमको चाहिए H2O, एक हमको चाहिए CO2 और एक हमको चाहिए क्लोरोफिल। तो ये कहता है, ब्लैकमैन कह रहा है कि यदि कोई कोई भौतिक अभिक्रिया कई कारकों के सानिध्य में संपन्न हो रही है तो ये अभिक्रिया उस कारक पर सबसे ज्यादा निर्भर करती है जो कारक सबसे कम मात्रा में उपलब्ध होता है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हमारे पास लाइट खूब है, H2O खूब है, CO2 कम है, क्लोरोफिल खूब है। तो देखो, जब CO2 की मात्रा ही नहीं है तो फिर फोटोसिंथेसिस बढ़ नहीं सकता। यानी कि इस पर डिपेंड करेगी। अगर हमें अब CO2 की मात्रा को बढ़ा दिया जाए, मतलब इस रिएक्शन को बढ़ाना है तो CO2 की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। अगर CO2 की मात्रा नहीं बढ़ा पाएंगे तो फिर ये रिएक्शन प्रॉपर तरीके से आप उतनी रेट से नहीं चल पाएगी, रेट कम हो जाएगी। तो यह है ब्लैकमैन का सीमाकारी कारकों का नियम। इसे हम कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर्स। ठीक है, मान लो हमारे पास क्लोरोफिल है, CO2 है, H2O, लेकिन सनलाइट नहीं है, जब सूर्य का प्रकाश नहीं है तो फिर कैसे होगा फोटोसिंथेसिस? अगर हमारे पास ये है लेकिन ये नहीं है H2O, तो लिमिटिंग फैक्टर हो गया। तो उस स्थिति में जब कई कारकों के प्रभाव से कोई रिएक्शन होती है तो सबसे ज्यादा डिपेंड उस पर करती है जो सबसे कम मात्रा में उपस्थित होता है। अगर हमें उसे बढ़ाना पड़ेगा, अगर हमको रिएक्शन की रेट बढ़ानी है तो हमें उस कारक को भी बढ़ाना पड़ेगा, ये निश्चित है। तो इसे हम कहते हैं ब्लैकमैन का सीमाकारी कारकों का नियम। और इसी से लगता हुआ नियम है, इसका नाम है लीविक का न्यूनतम कारकों का नियम। एक है सहनशीलता का नियम। एक नियम है तीसरा, इसको हम कहते हैं सेल्फोर्ड का सहनशीलता की सीमा का नियम, लॉ ऑफ टॉलरेंस या सहनशीलता की सीमा का नियम। सहनशीलता की सीमा का नियम ये क्या कहता है? देखो, ये क्या कहता है कि एग्जाम्पल के एक ग्राफ बनाता हूं। मान लीजिए टेम्परेचर है इस तरह से, ठीक है, और यहां पर लो टेम्परेचर है और इस तरह से ये है, ठीक। ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 इस तरह से है। और ये मिनिमम है, रेट ऑफ रिएक्शन है, ये मैक्सिमम, ये यहाँ पर मैक्सिमम, ठीक है, और ये यहाँ पर इसकी अनुकूलता, यानी ये मिनिमम, ये मैक्सिमम और ये है अनुकूलता। अनुकूलतम रेंज है। देखो, इसमें क्या है कि सपोज दैट, मान लो हम ये सोचते हैं कि भाई कोई पादप 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज्यादा वृद्धि करता है, ठीक है, उसकी रेट और बढ़ाए हम तो 45 डिग्री कर दें तो उसकी रिएक्शन रेट बढ़ जाती है, और 55 डिग्री कर दें तो उसकी घट जाती है। इसी तरह से अगर मान लो हम 10 डिग्री कम कर दें तो 25 हो जाएगी, 25 पर थोड़ी सी
नॉर्मल रहेगी और उसके बाद 15 ले आए तो और कम हो जाती है। ठीक है, 30-35 पर सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो जब हम किसी कारक की बात करते हैं तो उस कारक को उस कारक का प्रभाव उस पौधे पर निम्नतम और अधिकतम के बीच में होता है, यानी कि इसकी कुछ सीमाएं होती हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ भी डाउन हो जाता है और यहाँ ज्यादा करेंगे तो भी डाउन हो जाएगा। तो इसका मतलब जब बेस्ट जो बिंदु को यहाँ पर हमने कम दिया तो भी डाउन हुआ, अधिक दिया तो डाउन हुआ। बेस्ट कब हुआ? जब बीच का रहा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बीच में ही, यानी कि निम्नतम और अधिकतम की जो सीमाएं होती हैं, इसी को हम कहते हैं सहनशीलता की सीमा। इसलिए तो कहा गया है। तो सहनशीलता की सीमा क्या है कि 15 डिग्री और 55 डिग्री से आगे ये पौधा बिल्कुल काम नहीं करेगा। कहां पर काम करेगा? 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम करेगा। यानी कि जब ये इस तरह की जो वृद्धि होती है तो इसमें ये बताएगा कि किसी भी कारक की निम्नतम और उच्चतम जो सीमा होती है उसको सहन करने की भी एक सीमा होती है। जैसे मान लो टेम्परेचर बढ़ाया, अधिक बढ़ा दिया तो उसको सहन नहीं कर पाएगा, कम कर दिया तो उसको नहीं कर पाएगा, लेकिन लिमिटेड तक ही वो कम कर सकता है, सहन कर सकता है। तो इसे हम कहते हैं सेल्फोर्ड की सहनशीलता का नियम। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अब हम आगे बात करेंगे कल से क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बारे में, जिसमें विभिन्न प्रकार के जलवायु कारक आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।